हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच हाजिर हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 और 24 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल एक वीडियो आया था महाकुंभ के ऊपर, ठीक है। महाकुंभ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी फैक्ट थे, डाटा थे इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उन सब से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कल मैंने वीडियो में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके उस वीडियो को देखिएगा। इसी वजह से कल महाकुंभ का वीडियो आया था, तो 23 फरवरी का जो करंट अफेयर था वो नहीं आया था। इसी वजह से आज अपने इस वीडियो में हम लोगों ने 23 और 24 फरवरी दोनों का करंट अफेयर समाहित किया है। ये वीडियो हो सकता है लेंथ में थोड़ा लंबा हो जाए, डेली जितने करंट अफेयर जितने टाइम का होता है हो सकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका यहाँ पर छूटेगा नहीं। और इसमें हम लोग प्रीलिम्स के फैक्ट भी यहाँ से मिल जाएंगे और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा भी आपको मिल जाते हैं इस वीडियो से, ठीक है। और मेंस का लिए जो डाटा होता है वो डाटा आप किस प्रकार से देखिए, जो फैक्चुअल चीजें होती है वो सिंपल सा यहाँ पे रहता है और उनको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो मेंस का डाटा इस वीडियो से मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग डेली दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई पर रहे विभिन्न खबरों पर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिवस, और यहां पर हम दिवस बात करेंगे 23 फरवरी का। 23 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया जाता है 23 फरवरी को। और इसका थीम क्या था? एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, कल्टिवेटिंग पीस फॉर ऑल, इसका थीम था। ये थीम याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, कल्टिवेटिंग पीस फॉर ऑल इसका थीम था। ये थीम लिखा हुआ है और ये थीम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थीम लिखा हुआ है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 23 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसको देख लिया। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर देखें तो सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जा रहा है, ठीक है। 24 फरवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहां पर देखा जाए तो सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। और यहां पर बात करें केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के बारे में, तो यहां पर इसका थीम क्या है, विषय क्या है? एक जीवंत अर्थव्यवस्था के लिए कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, इसका थीम है। ये थीम लिखा हुआ है, ठीक है। थीम याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 का विषय क्या है? एक जीवंत अर्थव्यवस्था के लिए कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, इसका थीम है, ठीक है। ये थीम याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब हम बात करते हैं अपने करंट अफेयर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उन पे बात करते हैं। यहां पर सबसे पहला देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। 71वीं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है। 71वीं नेशनल 71वीं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। आयोजन स्थल इसका कहां पर रहा, कहां इसका आयोजन किया गया? तो यह आयोजन स्थल जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में किया गया था। कहां पर इसका आयोजन किया गया? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो कटक उड़ीसा में अवस्थित है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और यहां पर विजेता कौन रहा? सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज जो है, सर्विसेज यहां पर विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा? उप विजेता रेलवे रहा, ठीक है। रेलवे ने उत्तर प्रदेश को पराजित कर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, तो यहां पर उप विजेता कौन? रेलवे रहा। और विजेता कौन रहा? सर्विसेज रहा। जो सर्विसेज है, सर्विसेज के कप्तान कौन थे? तो नवीन कुमार, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग के स्टार नवीन कुमार जो है वो सर्विसेज के कप्तान थे, ठीक है। अब यहां पर बात करें, नवीन कुमार के नेतृत्व वाली सर्विसेज टीम ने टाई ब्रेकर में 30-30 में देखा जाए तो 6-4 से, यानी कि 6-4 से जीत दर्ज की है। 6-4 से इन्होंने पराजित किया है रेलवे को। और इस प्रकार देखा जाए तो 71वीं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीत ली है, ठीक है। किसने जीता? अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब भी ऐसे करंट अफेयर आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो वहां पर सिंपली 3 चीजें आपको याद रखनी होती है। पहली चीज, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, ठीक है। आयोजन, आयोजन कहां पर किया गया था? विजेता कौन रहा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, उपविजेता, ठीक है। उपविजेता कौन रहा? और जो विजेता टीम है, विजेता टीम के कप्तान कौन रहे? यही 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको तैयार करना होता है, ठीक है। और इसी चीज को यहां पर टू द पॉइंट लिख दिया गया है। आयोजन कहां पर किया गया, विजेता कौन रहे? विजेता सर्विसेज, उपविजेता रेलवे, और कप्तान कौन रहे? नवीन कुमार रहे। और वहीं पर देखा जाए तो 6-4 से पराजित किया था रेलवे को। और रेलवे उत्तर प्रदेश को पराजित कर रेलवे ने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर हमने देखा स्पोर्ट्स रिलेटेड।
अगला भी करंट अफेयर कहां से है, स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर है। और यहां पर हम बात करें तो कल भारत पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया, ठीक है, दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, दूसरा मैच था। और वहीं पर हम बात करें तो विराट कोहली सबसे तेज 14,000 रन वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। सबसे तेज 14,000 रन किसने बनाया है, तो विराट कोहली ने बनाया है। बात करें यहां पर विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, वे अब सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, ठीक है। उन्होंने 287 पारियां ली, मतलब ये 14,000 रन पूरा करने में इनको कितनी पारियां लगी, तो 287 287 पारियों में इन्होंने बना दिया 14,000 रन, ठीक है। और इस प्रकार की जो सूची की बात कर ले, जो 14,000 से अधिक रन यानी कि दुनिया में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची की बात कर ले, तो उसमें अगर हम बात करें पहले स्थान पर नाम आता है किसका, सचिन तेंदुलकर का। 18,426 रन सचिन तेंदुलकर के नाम है और ये भारत के खिलाड़ी हैं, जानते ही हैं आप। दूसरा स्थान आता है कुमार संगाकारा का, 14,234 रन है, ठीक है, कितना, 14,234 रन है। और तीसरा स्थान किसका है, तीसरे नंबर पे पहुंच गए विराट कोहली। विराट कोहली के रन कितने हैं, यहां पर देखा जाए तो 14,085 रन हो गए हैं विराट कोहली के। और चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होते होते उम्मीद है कि विराट कोहली दूसरे स्थान पर आ जाएंगे सर्वाधिक रन बनाने वालों की जो लिस्ट है उसमें, ठीक है। इस प्रकार से जब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कुमार संगाकारा को जो पीछे छोड़ देंगे, तो उस प्रकार देखा जाए तो वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की जब सूची जारी की जाएगी तो उसमें शीर्ष पर दो भारतीय विराजमान होंगे, कौन कौन, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, ठीक है। आगे हम बात करें वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले दिग्गज भारतीय सचिन तेंदुलकर 350 पारी में, ठीक है, 14,000 रन पूरा करने में देखा जाए तो 350 पारियां उनको लगी थी। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 287 पारियां लगी हैं विराट कोहली को। और सबसे तेज इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे तेज 14,000 रन कंप्लीट किसने किया है, विराट कोहली ने किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोहली के नाम पहले से ही सबसे ज्यादा वनडे शतक बनाने के रिकॉर्ड भी है, 50 वनडे शतक बना चुके हैं, ठीक है। कल उन्होंने शतक भी बनाया तो 50 वनडे शतक ये बना चुके हैं कोहली। अगला पॉइंट बात करें, अटलांटिक महासागर अकेले पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी अनन्या प्रसाद, ठीक है, अकेले इन्होंने पार किया है अटलांटिक महासागर और ये ऐसा कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको मिलेगा कि अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली भारतीय, अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली भारतीय, अकेले पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अटलांटिक महासागर अकेले पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ऐसे परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, अनन्या प्रसाद बनी है, ठीक है। यहां पर बात करें अनन्या प्रसाद ने यह उपलब्धि 52 दिनों में 3,000 मील की यात्रा पूरी कर प्राप्त की है, ठीक है। 52 दिनों में 3,000 मील की यात्रा पूरी कर यह उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने यह यात्रा 11 दिसंबर 2024 से शुरू की थी, जो कि 31 जनवरी 2025 को पूरी हुई थी, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो अटलांटिक महासागर को पार करने की यात्रा थी वो कब शुरू हुई थी, 11 दिसंबर को स्टार्ट की थी इन्होंने और ये जाके कब पूरा हुआ, 31 जनवरी 2025 को यह यात्रा अनन्या प्रसाद ने पूरा किया, ठीक है। यह यात्रा स्पेन के कैनारी आइलैंड से शुरू हुई थी और एंटीगुआ कैरिबिया में जाकर समाप्त हुई। कहां से स्टार्ट हुआ था, स्पेन का जो कैनारी आइलैंड है, ठीक है, वहां से यह स्टार्ट हुआ था, इनकी यात्रा स्टार्ट हुई थी, ठीक, स्पेन से स्टार्ट हुई थी और कहां पर जाकर खत्म हुई, एंटीगुआ कैरिबिया में जाकर खत्म हुई, ठीक है। आगे बात करें, प्रेरणा की बात कर ले तो इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की भलाई के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के साथ इस हेतु फंड भी एकत्र किए, मतलब मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की भलाई के लिए फंड भी एकत्र किया इन्होंने अपने यात्रा के दौरान ही, ठीक है। आगे बात कर ले, अनन्या प्रसाद का जो जन्म हुआ था ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था और वो प्रसिद्ध कन्नड़ कवि जी.एस. शिवरुद्रप्पा की पोती भी हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे जी.एस. शिवरुद्रप्पा, उनकी पोती हैं, कौन, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है अनन्या प्रसाद। फोटो देख लीजिए आप, जब फोटो देखे रहेंगे तो आपको चीजें याद रहती। यहां पर फोटो लगाने का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि जब पिक्टोरियल चीज कोई आप देखते हैं ना तो दिमाग ज्यादातर चित्रात्मक चीजें याद रखता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ब्लैंक सारी चीजें लिख दूं तो यहाँ पे लिखते टाइम तो आपको एक बार पढ़ते टाइम तो याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, लेकिन जब फोटो लगी रहती है, कोई चित्रात्मक चीज आप देखते हैं तो वो ज्यादा देर तक माइंड में क्लिक करती है, ठीक है। कोई किताब आपने आज से 5 साल 10 साल पहले पढ़ी होगी, हो सकता है ना याद हो, लेकिन कोई 10 साल पहले आपने मूवी देखी होगी तो वो मूवी आपको आज भी याद होगा, उसका कोई क्लिप जरूर याद होगा आपको, ठीक है। तो इसी वजह से चित्रात्मक चीजों पे यहाँ पर आपके समक्ष इसी तरह प्रस्तुत किया जाता है। चलो आगे देखें, 139 कलाकारों ने 24 घंटे लगातार नृत्य कर बनाया विश्व रिकॉर्ड, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे
नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्या है खबर, बात कर ले तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान डांस मैराथन में 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितना डांस किया है यहाँ पर देखा, जो नृत्य मैराथन था उसमें कितने कलाकार शामिल हुए थे, तो 139 कलाकार शामिल हुए थे और जिन्होंने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक लगातार डांस किया, ठीक है, और एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। और ये विश्व रिकॉर्ड जो है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मोहन यादव, इनको जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की संस्था है उनके द्वारा यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। और यहाँ पर चारों तरफ बैठे हुए हैं जो कलाकार है, ये 139 कलाकार बैठे हुए हैं, ठीक है। लगभग 24 घंटे और 9 मिनट की इस मैराथन नृत्य प्रस्तुति में कौन कौन से नृत्य प्रस्तुत किए गए, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया गया, ठीक है। यहां पर कौन कौन से नृत्य प्रस्तुत किए गए, जो शास्त्रीय नृत्य है ना, जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, इन सब नृत्यों को यहां पर प्रस्तुत किया गया था लगातार 24 घंटे तक, ठीक है। आगे हम बात करें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 फरवरी को कितने 20 फरवरी को खजुराहो महोत्सव का उद्घाटन किया था। और ये खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है, यहां पर ये खजुराहो महोत्सव कौन सा संस्करण था, 51वां संस्करण था, ठीक है, 51वां संस्करण था, ये याद रखना। इसका उद्घाटन कब किया गया था, 20 फरवरी 2025 को किया गया था। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 26 फरवरी तक। यहां पर आप देख सकते हैं 26 फरवरी 2025 तक ये चलेगा खजुराहो नृत्य महोत्सव, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव, क्योंकि यहां पर विश्व रिकॉर्ड बना है, इस वजह से आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली खबर क्या है, देश का पहला बायो बैंक दार्जिलिंग जू में स्थापित, ठीक है, देश का पहला बायो बैंक है, ये कहां पर स्थापित किया गया है, दार्जिलिंग का जो जू है उसी में, दार्जिलिंग का चिड़ियाघर है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में स्थापित किया गया है। बात करें यहां पर देश का पहला बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है, ठीक है। कहां पर, जो देश का पहला बायो बैंक है ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर आप देख लीजिए। सबसे पहले तो यही याद रखिए कि देश का पहला बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में पड़ता है वहां पर स्थापित किया गया है। या तो डायरेक्टली ऐसे पूछ ले कि बायो बैंक कहां स्थापित किया गया है, या तो स्टैटिक में चला गया तो वो आपसे ये पूछ लेगा कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर अवस्थित है। 4 ऑप्शन दे देगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। आप टिक करके आइएगा कहां पर है, दार्जिलिंग कहां पर है बताइएगा, ठीक है। तो दार्जिलिंग में अवस्थित है और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में इसको स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है, इस बायो बैंक को, ठीक है। अब यहां पर बात करें बायो बैंक या फ्रोजन जू का उद्देश्य क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियों के डीएनए कोशिकाओं और ऊतक को संरक्षित करना, मृत जानवरों के प्रजनन कोशिकाओं, ठीक है, को एकत्र करना तथा भविष्य में विलुप्त प्राय प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की संभावनाओं को जीवंत बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो बायो बैंक स्थापित किया जा रहा है फ्रोजन जू में, फ्रोजन जू है इसको जो स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य याद रखिएगा, ठीक है, ये उद्देश्य आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगली खबर देखें। अगली खबर है मध्य प्रदेश देश का सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बना है, ठीक है। देश में अगर जो देखा जाए तो गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कहां पर, मध्य प्रदेश में, एमपी में। इससे संबंधित पॉइंट पर चर्चा कर ले तो मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय गिद्ध गणना में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है। कितना हो गई है, राज्य स्तरीय जो गिद्धों की गणना की गई और उसके दौरान पता चला कि जो गिद्धों की जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 12,981 हो गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना वन विभाग की 16 सर्कल 64 प्रभाग और 9 संरक्षित क्षेत्रों में की गई। जो ये राज्य स्तरीय गणना की गई थी ये मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो वन विभाग है उसके 16 सर्कल, मध्य प्रदेश के वन विभाग के 16 सर्कल 64 प्रभाग और 9 संरक्षित क्षेत्रों में की गई थी। उसी दौरान ये पता चला कि यहां पर जो जनसंख्या है, ठीक है, ये बढ़कर फरवरी में कितनी हो गई है, फरवरी 2025 में कितनी हो गई है, 12,981 हो गई है। आगे हम बात कर ले, मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़, ये दो बार लिख गई है, आप इसको एक बार समझिए। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2019 में यहां गिद्धों की संख्या कितनी थी? 8,397 थी। कितना? 8,397 थी, जो साल 2024 में बढ़कर 10,845 हो गई। ठीक है, बात करें तो 2019 में कितना था? 8,397 था, जो 2024 में बढ़ के कितना हो गया? 2024 में बढ़ के हो गया 10,845। और वहीं अगर हम फरवरी 2025 की बात कर ले, यानी कि 2024 खत्म हुआ, उसके बाद फरवरी 2025 में जब गणना की गई तो ये बढ़ के कितना हो गया? 12,981 हो गया। यानी एक साल के अंतर्गत ही ये बढ़ के फरवरी 2025 में कितना हो गया? फरवरी 2025 में बढ़ के ये 12,981 हो गया। ठीक है, आगे हम बात करें, राज्य में गिद्धों की गणना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। गिद्धों की गणना शुरू करना कब शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में? तो यहां पर देखा जाए, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 2016 से गिद्धों की गणना की जा रही है। पहली बार था 2016 में स्टार्ट किया गया था। आगे हम बात कर ले यहीं पर, राज्य मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में गिद्धों की कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां मध्य प्रदेश में गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 प्रजातियां तो स्थानीय है, इंडिजिनस है। उसके बाद में 3 प्रजातियां हैं जो प्रवासी प्रजातियां हैं। गिद्धों की 3 प्रवासी प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो टोटल जो प्रजाति है वो कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में? 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 प्रजातियां इंडिजिनस हैं और 3 प्रजातियां जो है वो प्रवासी प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए, परीक्षा में आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वहां पर जो राज्य स्तरीय गणना है वो स्टार्ट की गई थी। ये राज्य स्तरीय गणना कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये राज्य स्तरीय गणना जो थी वो 2016 में शुरू हुई थी। और देखा जाए तो 2019 में कितना आंकड़ा था? तो 2019 में ये आंकड़ा था 8,397 और ये आंकड़ा 2024 में बढ़ के कितना हो जाता है? 10,845 हो जाता है। और फरवरी 2025 आते आते ये आंकड़ा बढ़ के कितना हो गया? 12,981 हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगली खबर देखें, पंकज आडवाणी ने दोहा में 14वें एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक जीता है। यहां पर देखा जाए, जो 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? दोहा में किया गया था। ठीक है, कहां पर? दोहा में किया गया था। और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीत दिया है, मतलब गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। पंकज आडवाणी आप जानते हैं स्नूकर के चैंपियन है। बात करें यहां पर, पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2024 जीतकर अपना 14वां एशियाई स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, अपना 14वां एशियाई स्नूकरशिप चैंपियनशिप हासिल किया है, जिसमें से 5 एशियाई स्नूकर और 9 एशियाई बिलियर्ड्स खिताब शामिल है। यहां पर देखा जाए, जो ये 14वां एशियाई स्वर्ण पदक है, इसमें 5 तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप और 9 एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब शामिल है। ठीक है, यहां पर इतने खिताब शामिल है और इनका टोटल देखा जाए तो 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक था। ठीक है, आगे बात कर लें, आडवाणी अब एक ही कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय, एशियाई और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि के करीब है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप है वो जीता था पंकज आडवाणी ने, 3-4 दिन पहले आई थिंक मैंने बताया था। ठीक है, और वहां पर अब देखा जाए तो इन्होंने जो एशियाई चैंपियनशिप है, स्नूकर चैंपियनशिप, उसको भी जीत लिया है। और अब जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वहां जीत जाते हैं तो होगा क्या? ठीक है, इससे क्या होगा कि जिससे वह बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में ऐसा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन जाएंगे। ठीक है, स्नूकर चैंपियनशिप और बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो होती है उसमें ऐसा करने वाले कि एक ही कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय खिताब भी जीत लिया, एशियाई खिताब भी जीत लिया और जो इंटरनेशनल खिताब होता है वो भी हासिल कर लिया। ठीक है, तो ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन जाएंगे, एकमात्र खिलाड़ी पंकज आडवाणी बन जाएंगे, जिनके पास ये रिकॉर्ड होगा कि इन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर, ठीक है, दोनों में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करें। देखिए, बिलियर्ड्स में तो इन्होंने ऐसा पहले कर रखा है, एक ही कैलेंडर वर्ष में इन्होंने राष्ट्रीय का अवार्ड जीता, फिर एशियाई का अवार्ड जीता और फिर इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप भी जीत ली। अब स्नूकर की बारी है, स्नूकर में राष्ट्रीय और एशियाई स्नूकरशिप चैंपियनशिप जीत ली है। अब यहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बारी है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, गुलवीर सिंह ने पुरुषों के 5,000 मीटर इंडोर रेस में 13 मिनट की बाधा दौड़ को तोड़ने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, यहां पर बात करें गुलवीर सिंह के बारे में। गुलवीर सिंह के बारे में मैंने 3-4 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ते पहले, मान लीजिए 1 हफ्ते पहले ही वीडियो बनाया था और बताया था गुलवीर सिंह के बारे में। 3,000 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। और वहीं पर अब देखा जाए तो यहां पर भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। यहां पर पुरुषों की 5,000 मीटर इंडोर रेस में 13 मिनट की बाधा को तोड़ने वाले
पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, गुलवीर सिंह ने रचा है। बात करें पॉइंट की, गुलवीर सिंह 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की सीमा तोड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने बोस्टन के बीयू टेरियर डीआरएम चैलेंज में 12 मिनट 59.77 सेकंड में, कितने, 12 मिनट 59.77 सेकंड समय में राष्ट्रीय और एशियाई शॉर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है और एशियाई ट्रैक का रिकॉर्ड भी गुलवीर सिंह ने अपने नाम कर लिया है। आगे बात करें, पिछले हफ्ते उन्होंने पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर दौड़ में 7 मिनट 38.26 सेकंड का समय निकालकर 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो 2008 में सुरेंद्र सिंह ने 7 मिनट 49.47 सेकंड के अंदर बनाया था। ठीक है, अगर जो देखा जाए पिछले हफ्ते यही पॉइंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने आपको ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था। राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड 16 साल पहले का किसके नाम था, सुरेंद्र सिंह के नाम था। सुरेंद्र सिंह ने 7 मिनट 49 सेकंड में तोड़ा था। इन्होंने उसी चीज को, जो 3000 मीटर का इंडोर दौड़ था, उसको 7 मिनट 38 सेकंड में तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, गुलवीर सिंह का, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करें, अगली खबर क्या है, पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स खिताब के विजेता। अब यहां पर जो पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स खिताब के विजेता है, इनके बारे में जान लेते हैं। और स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर के दृष्टिकोण से जो 23 और 24 फरवरी का करंट अफेयर है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए, आज के वीडियो में अब तक हमने 4 से 5 करंट अफेयर के जो स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक है उन पे बात कर ली है। ये आई थिंक छठवां टॉपिक होगा। बात करें यहां पर, पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स खिताब के विजेता भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी जीवन नेदुनचेझियान, ठीक है, और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने पुणे ओपन एटीपी चैलेंजर 100 का युगल खिताब जीत लिया है। किसने जीता है यहां पर, तो यहां पर जो जीवन है और विजय है, जीवन और विजय की जोड़ी, शॉर्ट में इनको जीवन विजय ही कहा जाता है, जीवन विजय की जोड़ी ने जो टेनिस पुणे एटीपी चैलेंजर है इसको जीत लिया है। ठीक है, आगे बात करें, पुणे के महालुंगे बालेवाड़ी टेनिस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ब्लैक बियर्डन और मैथ्यू क्रिस्टोफर को हराकर, ठीक है, कितने से हराया था, 3-6, 6-3, 10-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स के खिताब किसने जीत लिया है, जीवन और विजय की जोड़ी ने जीत लिया है। ये है जीवन और ये है विजय, इनकी जोड़ी ने जीत लिया है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था, इसका आयोजन याद रखना, इसका आयोजन महालुंगे बालेवाड़ी टेनिस स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, और ये स्टेडियम कहां पर अवस्थित है, ये स्टेडियम पुणे में अवस्थित है। ठीक है, पुणे में अवस्थित स्टेडियम में यहीं पर खेला गया था। चलो अगली खबर पर बात करें, देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का शिलान्यास, देश का पहला जो बायोपॉलीमर प्लांट है इसका शिलान्यास किया गया है और उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लस जीएस पेपर 6, जीएस पेपर 6 की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 6 के दृष्टिकोण से भी ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोपॉलीमर, ठीक है, प्लांट की स्थापना की गई है, प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिलेगी। और जीएस पेपर 6 में अगर प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कोई टॉपिक आपसे पूछा जाता है, प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित, वहां पर आप इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा जरूर से कि देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट के शिलान्यास जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा 22 फरवरी 2025 को लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में किया गया था। इसकी घोषणा पहले की गई थी लेकिन अब इसकी स्थापना कर दी गई है। तो यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं पॉइंट्स की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 फरवरी 2025 को लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का शिलान्यास किया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बायोपॉलीमर प्लांट के लिए ईंट रखी जा रही है, शिलान्यास किया जा रहा है इसका। अब इससे संबंधित पॉइंट्स पर चर्चा कर ले तो बलरामपुर चीनी मिल की ओर से 2850 करोड़ की लागत से यह प्लांट कुंभी में लगाया जा रहा है, जो कुंभी गांव है वहां पर लगाया जा रहा है। इस संयंत्र से बनने वाली बायोप्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने में काम करेगी। जो बायोप्लास्टिक है, यहां पर बायोप्लास्टिक का निर्माण किया जाएगा और वो बायोप्लास्टिक जो है, ठीक है, वो प्रदूषण को खत्म करने में काम करेगी। और यह बायोप्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प बनकर
सामने आएगा। अब यहां पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। यूपी पीसीएस 2023, ऊपर लिखता हूं, यूपी पीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 6 क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। यूपीपीसीएस 2023 मेंस का जीएस पेपर 6 क्वेश्चन नंबर 19 आप जाकर देखेंगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है। और इसी वजह से मैं कहता हूं ये वीडियो जो आता है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल ही जाते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाता है। प्रीलिम्स का फैक्ट क्या है कि देश का पहला पॉलीमर प्लांट की स्थापना कहां पर की गई, तो देश के पहले पॉलीमर प्लांट की स्थापना लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के कुंभी गांव में की गई। और ये किस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दृष्टिकोण यही है, यही दृष्टिकोण है कि यूपी पीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 19 में सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में मेंस में लिखने के लिए आया था और इस दृष्टिकोण से आप इस चीज को वहां पर मेंशन कर सकते हैं और यही हो गया आपका वैल्यू एडेड मटेरियल, ठीक है। चलो अगली खबर पे चर्चा करें तो भारत ने होंडुरास को भेजी 26 टन मानवीय सहायता। अब देखिए ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अब मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भारत की विदेश नीति है, तो भारत की विदेश नीति में जब आप बताते हैं कि भारत की विदेश नीति आप लिख रहे हैं वहां पर जीएस पेपर 2 में, वहां पर जो मानवीय सहायता होती है आप एक पॉइंट लिखते हैं कि भारत के द्वारा विश्व के देशों के लिए मानवीय सहायता या विश्व भारत की जब हेडिंग डालते हैं विश्व बंधुत्व की भावना। अब उस विश्व बंधुत्व की भावना में जब हेडिंग आप लिखते हैं और उसके अंतर्गत पॉइंट्स लिखते हैं, उस पॉइंट्स में आप ये लिखते हैं ना कि भारत के द्वारा विभिन्न देशों में आपदा आने पर भारत की मानवीय सहायता प्रदान करता है। अब मानवीय सहायता प्रदान करते हैं, उस मानवीय सहायता में आप क्या लिखेंगे, यही तो लिख सकते हैं सीधे सीधे आप कि भारत ने होंडुरास को भेजी 26 टन मानवीय सहायता। इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है पॉइंट्स को जान लीजिए क्या क्या भेजा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर प्रीलिम्स के फैक्ट क्या मिल गए, प्रीलिम्स का फैक्ट तो आपको मिल गया कि भारत ने होंडुरास में भेजी 26 टन मानवीय सहायता। परीक्षा में पूछेगा क्या, हाल ही में भारत के द्वारा किस कैरेबियाई देश के लिए मानवीय सहायता भेजी गई है, होंडुरास के लिए भेजी गई, क्यों भेजी गई उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत ने होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है। यह सहायता हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, इसका नाम क्या था, सारा, ठीक है, सारा चक्रवात। अब इसी के लिए जो तूफान था, इसी तूफान के मद्देनजर भेजी गई है। यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई परीक्षा में। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया किस देश को भेजी, होंडुरास को भेजी, ठीक है। और ये सारा नामक जो तूफान था, उस तूफान था, इसने किस देश को प्रभावित किया, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, ठीक है। सारा तूफान ने किस देश को प्रभावित किया, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए किसको प्रभावित किया, होंडुरास को प्रभावित किया। होंडुरास को इसीलिए मानवीय सहायता भेजी। प्रीलिम्स के लिए ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। मेंस के लिए जो मानवीय सहायता वो इंपॉर्टेंट हो गई। जब विश्व बंधुत्व की भावना भारत प्रकट करता है तो उसमें भारत विभिन्न देशों के साथ आपदा आने पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है और उनको मानवीय सहायता भी मुहैया कराता है। उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बात कर ले, विदेश मंत्रालय द्वारा बताया गया कि इस मानवीय सहायता खेप में सर्जिकल आपूर्ति, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, दस्ताने, सिरिंज, 4 तरल पदार्थ, कंबल, स्लीपिंग मैट, स्वच्छता किट सहित इत्यादि जो चिकित्सीय जरूरतें हैं उनको शामिल किया गया। क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये चीजें यहां पर लिख दी गई हैं। अगर जो आप चाहें तो इसको लिखना चाहें मेंस में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मानवीय सहायता आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस तूफान के बारे में याद रखना, जो सारा चक्रवात था इसके बारे में याद रखना, और 26 टन मानवीय सहायता भेजी गई उसके लिए याद रखना। अगला पॉइंट देखें, बांग्लादेश ने 25 फरवरी का दिन राष्ट्रीय शहीद सैनिक दिवस घोषित किया है। जो 25 फरवरी का दिन है उसको बांग्लादेश ने घोषित किया है किस रूप में, राष्ट्रीय शहीद सैनिक दिवस, ठीक है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि बांग्लादेश के द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय शहीद सैनिक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 25 फरवरी को अब से हर साल राष्ट्रीय शहीद सैनिक दिवस बांग्लादेश सेलिब्रेट करेगा। हालांकि इस दिन कोई राजकीय छुट्टी नहीं होगी, ठीक है, राजकीय छुट्टी बांग्लादेश में नहीं होगी, लेकिन इस दिन को सेलिब्रेट करेगा। आगे इससे रिलेटेड अब ये शहीद दिवस घोषित तो कर दिया है, क्यों घोषित किया है वो भी जान लेते हैं। 25 और 26 फरवरी 2009 को ढाका के पिलखाना स्थित तत्कालीन बांग्लादेश राइफल, ठीक है, मुख्यालय में विद्रोह के कारण 57 सैन्य अधिकारियों का नरसंहार हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई। यहां पर
यहाँ पर एक विद्रोह हुआ जो पिलखाना स्थित तत्कालीन बांग्लादेश राइफल का मुख्यालय था, वहां पर एक विद्रोह होता है और इस विद्रोह में 57 अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। इस घटना में कुल 74 लोग मारे गए, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई थी। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य हथियार लूटकर सैन्य तख्तापलट का प्रयास था, जिसे कुचल दिया गया और विद्रोह के बाद सीमा सुरक्षा बल का पुनर्गठन किया गया। जो सीमा सुरक्षा बल था उसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कर दिया गया। ठीक है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कर दिया गया तथा इसकी वर्दी भी बदल दी गई। ठीक है, अब आगे बात करें, अब इसके बाद क्या होता है। ठीक है, ये जो 2009 की घटना थी इस पे जांच कमेटियां बनी। जांच कमेटियां बनने के बाद जो तत्कालीन सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, उन पे भी कुछ बातें आई, उनके ऊपर भी जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट था वहां पर मामला चल रहा था। उसके बाद होता क्या है, जब अंतरिम सरकार आती है तो अंतरिम सरकार द्वारा एक नया जांच आयोग बैठाया जाता है। ठीक है, एक नया जांच आयोग बैठा दिया गया दिसंबर 2024 में, और यहां पर देखें तो ALM फजलुर रहमान की अध्यक्षता में गठित किया गया एक नया जांच आयोग। किसकी अध्यक्षता में, फजलुर रहमान की अध्यक्षता में एक नया जांच आयोग गठित किया गया। और इसका कार्य यह था कि जिसे इस विद्रोह की पुनः जांच करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, जो ये विद्रोह हुआ था 25 और 26 फरवरी को पिलखाना स्थित तत्कालीन बांग्लादेश राइफल का जो मुख्यालय था वहां पर इस जो विद्रोह था इसकी जांच करना था, किन कारणों से हुआ और इसमें सरकार कितना भागीदार था और अन्य जो यहां पर विद्रोही थे उन विद्रोही किस प्रकार से उनको उकसाया गया कि किस प्रकार से यहां विद्रोह, ये सारी चीजों को जांच करने के लिए फजलुर रहमान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है अंतरिम सरकार ने। ठीक है, चलो आगे बात करें। भारत ने जीता वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार। जो वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार है भारत ने इसको जीत लिया है। आज की अखबार का ये खबर है, पेपर का खबर है। ठीक है, अब यहां पर इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उस पर देख लेते हैं। भारत को प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं, फिर आप देखिए। प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड, ये अवार्ड का नाम याद रखना। ठीक है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली ऐसे सीधे पूछ लेगा। यहां पर तो मैंने सिंपल करके लिख दिया है कि वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार, ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिख दिया सिंपली। अब यहां पर इस अवार्ड का नाम क्या है मूल रूप से, ठीक है, इस अवार्ड का मूल रूप से नाम है प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड। और पिछले 10 वर्षों में वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए भारत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए सम्मानित किया गया है, पिछले 10 वर्षों में जो वाहन सुरक्षा मानक है उनको बढ़ाने के प्रयासों के लिए भारत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें। इन प्रयासों में नई कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत और देश में निर्मित सभी नए दुपहिया वाहनों को एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे कदम भी शामिल ही हैं। कौन कौन से कदम मुख्यतः, मतलब किन किन चीजों को देखा गया है, तो ये जो प्रयास है ना सरकार के द्वारा रोड सेफ्टी के लिए जो प्रयास किए गए, जैसे सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम, कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम, उसके साथ में जो नए दुपहिया वाहन आते हैं वहां पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इन सब जो कदम उठाए गए उन्हीं कदमों को ध्यान पे रखते हुए जो रोड सेफ्टी मतलब रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड भारत को प्रदान किया गया है। यहां पर बात करें सड़क सुरक्षा के लिए, यह वैश्विक पुरस्कार मोरक्को में आयोजित सड़क सुरक्षा पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। कहां पर, परीक्षा में से डायरेक्टली यह भी पूछ सकता है कि सड़क सुरक्षा पर, किस पर, सड़क सुरक्षा पर चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ था। यह कहां पर हुआ था, यह मोरक्को में हुआ था। ठीक है, मोरक्को में हुआ था। आपको बताना है मोरक्को की राजधानी क्या है, और यहीं पर इसी दौरान इसको प्रदान किया गया था वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार। चलो अगली खबर देखें। महिला शांति सैनिकों पर पहला सम्मेलन कहां पर होगा, भारत में होगा। महिला शांति जो शांति सैनिक है, महिला शांति सैनिक, अब महिला शांति सैनिकों पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, भारत में आयोजित किया जाएगा। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। महिला शांति सैनिकों पर पहला सम्मेलन 24-25 फरवरी को नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां पर होगा यह सम्मेलन, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन शांति रक्षा में महिला एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, थीम क्या है इसका, थीम देखिए, शांति रक्षा में महिलाएं एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, इसका थीम है। यह थीम याद रखना, इसी थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है। चलो आगे बात करें। रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से विदेश मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। किसके किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र है, इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा मिलकर
इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? नई दिल्ली में आयोजित होगा। 24 से 25 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है? शांति रक्षा में महिलाएं, एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य। ठीक है, आगे बात करें। सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के सैन्य योगदान देने वाले 35 देशों की महिला शांति रक्षक शामिल होंगी। विदेश मंत्री मुख्य भाषण देंगे। यहां पर देखा जाए मुख्य वक्ता के रूप में विदेश मंत्री सम्मिलित होंगे। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव जीन पियरे लोक्रोइक्स और विशेष समन्वयक क्रिस्टियान सैंडर्स करेंगे। यहां पर जो जीन पियरे लोक्रोइक्स है, साथ ही साथ विशेष समन्वयक जो यूएन के हैं, ठीक है, क्रिस्टियन सैंडर्स, वो भी यहां सम्मिलित होंगे। आगे बात करें, सितंबर 2024 तक 10 मिशनों में 153 महिलाएं सहित 5384 कर्मियों के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में शीर्ष योगदान करने वाले देशों में से शामिल है। अगर देखा जाए भारत की ओर से जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है, वहां पर लगभग 5384 कर्मी इस टाइम पे कार्यरत है। सितंबर 2024 तक का ये डाटा है और लगभग देखा जाए 10 मिशनों में 153 महिलाएं भी जा चुकी हैं भारत की ओर से। आगे हम बात कर ले, भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली पूर्ण महिला पुलिस इकाई तैनात की थी। कहां पर? लाइबेरिया में तैनात की थी। कब तैनात की थी? 2007 में। ठीक है, और ये पहली पूर्ण महिला पुलिस इकाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए जो शांति रक्षक दल है, शांति रक्षक दल के अंतर्गत भारत के द्वारा 2007 में लाइबेरिया में पहली बार पूर्ण महिला पुलिस इकाई तैनात की गई थी। ठीक है, तो यहां पर आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन पे हमने चर्चा की। कुछ प्रश्न है आज के इसी वीडियो से रिलेटेड, आज के सवाल है और यहां पर सवालों की संख्या डेली से ज्यादा है, क्योंकि आज हमने 2 दिन के करंट अफेयर पे चर्चा की है। आज आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। 10 सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? 71वीं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली, मुंबई, कटक या पटना? 4 ऑप्शन है, एक इसमें से सही है और सही क्या है कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 71वीं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप की विजेता कौन रही? रेलवे, सर्विसेज, हरियाणा या महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 3 कथन कारण से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरा कथन है 14,000 वनडे रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी श्रीलंका के कुमार संगकारा थे। ठीक है, आगे बात करें, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। आगे बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्वेश्चन नंबर 4 है। देश का पहला बायो बैंक दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। अगला कथन कह रहा है इस बायो बैंक का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के केवल डीएनए को संरक्षित करना। जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी केवल डीएनए, यहां पर लिखा है केवल डीएनए को संरक्षित करना है। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है देश के पहले बायो पॉलीमर प्लांट का शिलान्यास लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में किया गया है। कथन 2 कह रहा है यह प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा 2,850 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जा रहा है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत को प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए मिला है। ठीक है, कथन 2 क्या कह रहा है? यह वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार भारत में आयोजित 4थे मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प चुनना है सही, जो उसको चुनना है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? महिला शांति सैनिकों पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, महिला शांति सैनिक है, इन पर जो पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, नई दिल्ली या पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है महिला शांति सैनिकों पर पहले सम्मेलन का विषय क्या है? थीम क्या है? वैश्विक शांति और सुरक्षा, शांति रक्षा में महिलाएं, एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व और युद्ध समाधान। यहां पर 4 थीम लिखे हुए हैं। 4 थीम में से कौन सा ऑप्शन जो है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है और कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। यहां पर महिला शांति सैनिकों पर पहले सम्मेलन का विषय क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत ने 2007 में पहली पूर्ण महिला पुलिस इकाई किस देश में तैनात की थी? 2007 में अगर देखा जाए
पहली पूर्णतः महिला पुलिस इकाई किस देश में तैनात की थी? कांगो, लाइबेरिया, सूडान और अफगानिस्तान। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 9 के सभी देशों की आपको बतानी है राजधानियां, आंसर बताइएगा ही, और इसकी राजधानियां भी आपको लिखनी है। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश में किस दिन को राष्ट्रीय शहीद सैनिक दिवस के रूप में घोषित किया गया? कौन सा दिन है जिसको राष्ट्रीय शहीद सैनिक दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 21 फरवरी, 25 फरवरी, 16 दिसंबर या 26 मार्च? यहां पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, और किस प्रकार से इसको बाई करना है और कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं उन सारी चीजों को मैं पहले बताऊंगा। उससे पहले हम बता देते हैं जो हमारा पैकेज है करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर वीडियो पैकेज, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। ये 2025 के पैकेज की बात की जा रही है, फरवरी 2025 के। यहां पर डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है। ऐप पर डेली रिवीजन के लिए क्लास पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है। ऐप पर डेली करंट अफेयर टेस्ट होते हैं, यहां पर 10 एमसीक्यू टेस्ट ऐप पर डे होता है। ठीक है, महीने के अंत में बेस्ट 200 एमसीक्यू ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ टेस्ट हो जाता है, और प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अलग से एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई गई है। अगर आप इस पैकेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको उस कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है। कम्युनिटी में आप ज्वाइन करने के लिए जैसे आप पैकेज खरीदते हैं, पैकेज खरीदने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा, और वहां से जो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो हमारे सहयोगी है वो आपको एक व्हाट्सएप लिंक भेजेंगे आपके नंबर पर, और वहां से आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आपको प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जाइएगा गूगल पर, ठीक है, जब आप गूगल खोलेंगे, गूगल पे सर्च करिएगा SSGCP, SSGCP यानी कि समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन, शॉर्ट में सर्च करिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे हमारा होम पेज खुल जाएगा, क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको आना कहां पर है? वीडियो लेक्चर में आना है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, करंट क्विज, करंट न्यूज, ऑनलाइन क्विज, बुक, ई बुक, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, पैकेज, कोर्स, वीडियो लेक्चर। आपको आना है वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर में जैसे आप क्लिक करेंगे, और यहां पर वीडियो लेक्चर पर क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा करंट अफेयर वीडियो बैच। ठीक है, करंट अफेयर वीडियो बैच फरवरी, इस पर आप क्लिक करिएगा, और यहां पर क्लिक करने के बाद ये पैकेज आपका खुल जाएगा। और पैकेज खुलने के साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं डेली आपको वीडियो, और ये जो क्लास पीपीटी होती है, पिक्टोरियल पीपीटी आपको यहां पर डेली मिलती है। और उसके बाद अगर देखा जाए 14 फरवरी से लगातार टेस्ट भी यहां पर लगना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 14 फरवरी से देखा जाए तो लगातार टेस्ट लगना स्टार्ट हो गए। 22 फरवरी तक यहां देखिए वीडियो भी उपलब्ध है, पीडीएफ भी लगी हुई है, साथ में 10 क्वेश्चन के जो टेस्ट है वो भी यहां पर लगे हुए हैं। वीडियोस आप प्ले कर सकते हैं, जैसे आपके वीडियो यूट्यूब पर चलते हैं वैसे आपके यहाँ पर वीडियो चलते हैं। क्लास पीपीटी आप देख ही रहे हैं, क्लास पीपीटी वहां चलती है लगातार। ठीक है, टेस्ट भी अटेम्प्ट करिए, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपकी रैंकिंग, अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं, बाई करने के लिए जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे बाई नाउ, बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद मूल्य जो है यहाँ पर ये 25 रुपए दिखाएगा, लेकिन उसके बगल में वहीं पर एक बॉक्स लिखा होगा, कॉइन का बॉक्स लगा हो, उस कॉइन के बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मूल्य आपका घट के हो जाएगा कितना? 18 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 18 रुपए आपको प्रोसीड टू पे करना है, और 18 रुपए पे करने के बाद आपको घटना चक्र के द्वारा इतनी सुविधाएं आपको तुरंत प्रदान कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सुविधाएं अगर आप लेना चाहते हैं, आप हमारे इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप नव्य धारा बैच में जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं नव्य धारा बैच में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। ये पैकेज नव्य धारा बैच वाले लोगों के लिए मुफ्त है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत महत्वपूर्ण था आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लाइक करिएगा, फीडबैक आपका कुछ है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप जुड़ते हैं पैकेज से तो पर्सनली आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप कोई सवाल वगैरह हो तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पर एक कम्युनिटी जो बनी हुई है उस कम्युनिटी में मैं ऑलरेडी उपलब्ध हूं, वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।